वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर प्लांट सक्सेशन का अध्ययन किया था। उसी की कड़ी में हम सक्सेशन किस सबस्ट्रेटम से स्टार्ट होता है और सक्सेशन की प्रक्रिया को हम सीरी कहते हैं। तो दो उदाहरण हम इसमें लेंगे, एक हाइड्रोसीरी का और एक लिथोसीरी का। हाइड्रोसीरी का मतलब ऐसा सक्सेशन जो कि पानी या एक्वेटिक एनवायरनमेंट से शुरू हो, या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आ करके इनहेबिट करे, तो उस सक्सेशन को हम हाइड्रोसीरी कहेंगे। धीरे 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 कैसे वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। तो हाइड्रोसीरी क्या है? एक ग्रेजुअल कन्वर्जन है पॉन्ड्स एंड लेक्स टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पॉन्ड्स और लेक्स क्या है? एक्वेटिक सिस्टम्स है। तो वहाँ पर अगर सक्सेशन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वहाँ पर कोई फॉरेस्ट स्थापित हो जाता है, तो ऐसे प्लांट सक्सेशन को हम हाइड्रोसीरी कहेंगे। विद टाइम्स ponds and lakes are gradually filled with eroded sediments। समय के हिसाब से वेदरिंग होती है, तो उस वेदरिंग के कारण पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर धीरे धीरे सेडिमेंट्स और मिनरल्स की बहुतायत हो जाती है, वो जमा होने लग जाते हैं। द सेडिमेंट्स मूव्स इन द शोर लाइन्स एंड इवेंचुअली फिल इन द लेक। धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स जो हैं वो लेक्स को फिलअप कर देते हैं। द प्लांट सीक्वेंसेस इज एज फॉलोज कि इस जो हाइड्रोसीरी के अंदर है, किस तरीके से वनस्पतियों का जो आना रहता है या वनस्पति किस प्रकार से स्थापित होती है, वो कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे सबसे पहले ऐसे सक्सेशन में जो पायनीर जो कम्युनिटीज़ होगी वह जलीय पादप होंगे, लेक प्लांट्स होंगे, रीड्स हैं, फिर ग्रासेस हैं, फिर शर्ब्स हैं और ट्रीज़ इसके अंदर सबसे पहले आएंगे। जैसे ये जो स्लाइड है ये आपको बतला रही है कि क्या ट्रेंड रहता है हाइड्रोसीरी का। तो स्पाइनियर कम्युनिटी को यहाँ पर हाइड्रोसीरी में फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहते हैं। और चूँकि इन सब के अंदर क्या अलग अलग स्टेजेस होती है ना, जैसे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद रूटेड सबमर्ज स्टेज आएगी, फिर उसके बाद की जो स्टेज आएगी उसे रूटेड फ्रूटिंग स्टेज कहा जाएगा, फिर उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, फिर सेज मेडो स्टेज आएगी, फिर वुडलैंड स्टेज आएगी और फाइनली फॉरेस्ट स्टेज आती है। तो 7 विभिन्न प्रकार की स्टेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है हाइड्रोसीरी में। तो स्पाइनियर कम्युनिटी जो है वो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर डाइटम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, ग्रीन एल्गीज इसके मुख्य उदाहरण हैं। मतलब इन जलीय वातावरण के अंदर, जल के अंदर सर्वप्रथम जो आते हैं वो शैवाल आते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं शैवालों को। उसके पश्चात रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज के अंदर ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर है, रूटेड है और पानी के अंदर शोर के आसपास, एकदम यूँ नहीं कि लेक के बिल्कुल ही डीप के अंदर चले गए। लेक का जो जो तटीय क्षेत्र है उसका, उस तटीय क्षेत्र के अंदर जहाँ पर आसानी से सूर्य की रोशनी जा सकती हो, वहाँ पर ये कम्युनिटी पाई जाती है। जैसे हाइड्रिल्ला है, वेलिस्नेरिया है, यूट्रिकुलेरिया है। ये कुछ सामान्य उदाहरण रूटेड सबमर्ज स्टेज के हैं। उसके पश्चात रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आती है। इस रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के अंदर ये जो पौधे हैं, ये उसी, अगर लेक का हमने लेक का स्ट्रेटिफिकेशन देखें तो लेक को हम 40 और A40 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज जो है वो 40 जोन में ही पाई जाएगी और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं है, वो फ्लोटिंग अवस्था में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि ट्रापा है, एजोला है, लिम्ना है, वॉल्फिया है, इस प्रकार से। फिर रीड स्वैम्प स्टेज की धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा। जिस प्रकार जैसे जैसे ऊष्मा इवेपोरेशन होगा, पानी जो है वो वाष्पीकृत होगा और दलदली सा एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो उस समय जो वनस्पति डोमिनेट करती है वो सैगिटेरिया है, टाइफा है, स्क्राइपस
है जिसे हम रीड स्वेम स्टेज कहते हैं। पांचवी जो स्टेज आती है उसे सेज मेडो स्टेज कहा जाता है, जो कि जिसमें थोड़ी सी हर्ब्स और इस टाइप से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं, जिनका से कैरेक्स है, ये इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। उसके पश्चात वुडलैंड स्टेज आती है। वुडलैंड स्टेज के उदाहरण है सैलिक्स है, एल्मस है, कॉर्नस है। और लास्ट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट स्टेज। वो फॉरेस्ट चाहे वो टेम्परेट फॉरेस्ट हो, चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है वो, या डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हाइड्रोसीरी के अंदर क्या ट्रेंड रहता है सक्सेशन का और कितनी विभिन्न प्रकार की इसमें स्टेजेस आती है। चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि सर्वप्रथम फाइटोप्लैंक्टन है, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, रीड स्वेम स्टेज आती है, मेडो स्टेज आती है, वुडलैंड स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेजेस इसके अंदर आती है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है वो है ज़ीरो सीरी का। ज़ीरो सीरी इज़ अ प्लांट सक्सेशन which occurs in condition limited by water availability or the different stages in a xerarch succession। ज़ीरो यहाँ पे जो शब्द है वो ज़ीरिक कंडीशन से लिया गया। ज़ीरिक कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो या ड्राई एरिया जहाँ वाटर नहीं हो, और उसको हम कहते हैं ज़ीरिक कंडीशन, जिसको सामान्यतः हम डेजर्ट से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ऐसा सक्सेशन जो सूखे एरिया से स्टार्ट हो उसे हम कहेंगे ज़ीरो सीर। Xerarch succession of ecological communities originated in extremely dry conditions such as sand deserts, sand dunes, salt deserts, rock deserts, etc. A xeroseer may include lithoseer and samoseer। क्योंकि जिराक सक्सेशन जो है वो ड्राई कंडीशन से स्टार्ट होगा जहाँ पानी नहीं है, चाहे वो डेजर्ट्स की हो या सैंड से हो या रॉक डेजर्ट हो जहाँ पे पथरीला इलाका हो, वहाँ पे कोई वनस्पति ना हो, वहाँ पे कोई पानी नहीं हो, तो भी एक तरह का रॉक डेजर्ट कहलाता है। इसमें दो तरह के उदाहरण आ सकते हैं ज़ीरोसीर में, एक तो लिथोसीरी और एक ज़ैमोसीर। लिथोसीर मतलब जो चट्टानों से, सूखी चट्टानों से सक्सेशन प्रारंभ हो तो हम उसे लिथोसीर कहेंगे। ज़ैमोसीर मतलब जो ड्यून्स सैंड से स्टार्ट हो या रेत से स्टार्ट हो उसे हम कहेंगे सैमोसीर। जैसे यहाँ पर आपको एक लिथोसीर का मॉडल दिया गया है सक्सेशन का। तो सर्वप्रथम वहाँ पर क्या है कि रॉक्स होगी, और वो जो रॉक्स है, जो बियर रॉक्स है, चट्टाने हैं, वो एक्सपोज्ड है, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। अन्य वहाँ पर सबसे पहले जो उन चट्टानों पर कॉलोनाइज होंगे वो लाइकेन्स होंगे, और धीरे धीरे लाइकेन्स जो कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ सिक्रीट करेंगे उसकी सहायक कारण और दूसरे पर्यावरणीय कारणों से रॉक्स की वेदरिंग होगी, डिमिनरलाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा एंड बिल्टअप बने, एक सबस्ट्रेटम बनेगा। धीरे धीरे कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर भी इकट्ठा होगा, और वह एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो दूसरे के लिए फेवरेबल होगा। जैसे कि मॉसेस, वहाँ बारिश हो गई, तेज़ बारिश हो गई, नमी आ गई, मिनरल्स वेदरिंग से मिनरल्स हो गए। तो ऐसे मॉसेस बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट समूह के प्लांट्स होते हैं जो आसानी से ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, और वो फर्दर वेटरिंग करेंगे और धीरे धीरे मिनरलाइजेशन के बाद सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे जब सॉइल फॉर्मेशन होगा तो ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स सच एज ग्रासेस होगी, एंड दे लीड टू फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल, और इम्प्रूवमेंट होगा, एंड अल्टीमेटली लार्जर प्लांट्स ग्रो इन डीपर एंड डीपर in more nutrient rich soil, and finally the climax community arises. So this is the model of lithosphere. You can see again another slide of lithosphere where you can see there are bare rocks, and these bare rocks are then first of all colonized by lichens, and some mosses. They are the pioneer stages,
Then they are colonized by some annual plants like mosses, herbs, grasses. Then perennial plants comes on and take over. They further improve the soil quality, the which is favorable for the growth of large plants like grasses, shrubs, and etc. And ultimately, the climax community, which is for forest, arises. इस तरह से एक और हेटेरोट्रॉपिक या माइक्रोबियल या माइक्रोसीरी सक्सेशन होता है. इट बिगिंस ऑन हैबिटेट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. ये एक ऑटोजेनिक सक्सेशन है. इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेशन ऑफ हाई एनर्जी कंटेंट टू नील एनर्जी. एक तरह से देखा जाए तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन है ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, जहाँ पर क्या है कि एक डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ हाई रिच इन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा, दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा. तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा. ऐसे सक्सेशन को हम माइक्रोबियल सक्सेशन या हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन भी कहते हैं. इसमें जो किस तरीके से सीरियल कम्युनिटीज़ आती हैं, तो अलग अलग, जैसे प्राइमरी कॉलोनाइजर्स क्या है, स्टेज 1 के अंदर पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया, चाहे शुगर फंजाई हो, चाहे फॉर एग्जांपल म्यूकोरसिस, फाइकोमाइसिटिस है. सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स के अंदर सेलुलोज डिकम्पोजिंग जो माइक्रोब्स आएंगे, एस्कोमाइसिटीज़ या उससे रिलेटेड. तीसरी स्टेज के अंदर लिग्निन डिकम्पोजिंग करने वाले माइक्रोब्स आ सकते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर्स हो सकते हैं. तो ये जनरल ट्रेंड रहता है माइक्रोबियल जो सक्सेशन है कि वीक पैरासाइट्स, देन प्राइमरी सैप्रोफाइट्स, देन सेलुलोज डिकम्पोजर, एंड देन द lignin decomposers. The cellulose decomposers and lignin decomposers are actually called as secondary colonizers. आप ये देख सकते हैं, there is a difference between this slide is actually representing or showing the difference between the pioneer and the climax communities. The pioneer communities, you can see the different type of environments, the different opportunities for pioneer community and climax community. Pioneer communities always arises in unfavorable environment. So pioneer community has to face extreme condition, while the climax communities arises in a very favorable environment. So the communities doesn't have to do so much. They doesn't have to cope with the environment as the pioneer community has faced earlier. जब हम बात करेंगे तो पायनियर कम्युनिटी जो होती है उनके बायोमास धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. बायोमास हियर मीन्स द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो चाहे कोई सा भी आप सक्सेशन देखेंगे तो वहाँ पायनियर कम्युनिटी का जो बायोमास है बहुत ही कम होगा. जैसे लाइकेन से मॉसेज, उनका क्या बायोमास होगा. और अगर आप फॉरेस्ट को, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बायोमास को कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है और स्टेबल होता है कि इतना ज़्यादा बड़ा साइज के प्लांट्स होते हैं, उनमें बायोमास भी बहुत ज़्यादा मिलेगा. एनर्जी कंजप्शन इनएफिशिएंट होता है, जबकि एनर्जी कंजप्शन इज़ हाईली एफिशिएंट इन क्लाइमेक्स स्टेजेस, क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एनर्जी इन द कम्युनिटीज़ विच आर फाउंड इन क्लाइमेक्स स्टेजेस. जबकि बाइनरी स्टेजेस की जो कम्युनिटी, इवन सीरियल स्टेजेस को भी हम कंपेयर करें तो उनका एनर्जी कंजप्शन इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी का होता है. देयर इज सम न्यूट्रिएंट्स लॉसेस होती हैं, क्योंकि जो एनर्जी कंजप्शन इनएफिशिएंट है तो जो फूड चेन है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है, तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना. वाइल इन क्लाइमेक्स स्टेजेस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है. इसी कारण कहते हैं क्लाइमेक्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है तो वो रिसाइकलिंग से क्या है कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पुल है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और एक प्रॉपर स्टेबल स्टडी स्टेट होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. अगर हम बात करें पायनियर कम्युनिटीज़ की, तो जब हमने पॉपुलेशन कल में पढ़ा था कि जनरली वहाँ की जो कम्युनिटीज़ की जो पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज़ में जो पाई जाने वाली पॉपुलेशंस हैं, वो जनरली आर स्ट्रेटेजिस्ट की होती है, जबकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर के स्ट्रेटेजिस्ट की होती है. आर स्ट्रेटेजी का मतलब है दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव रेट, उनका बायोटिक पोटेंशियल भी बहुत अधिक होता है.
उनका लाइफ स्पान छोटा होता है, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक पॉपुलेशन, और वो सिमल पेरस नेचर की होते हैं, जबकि के स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो इट्रोपेरस नेचर के होते हैं. और वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट, सो आई डोंट थिंक टू here to repeat once again. And generally pioneer communities are characterized by low species diversity, low habitat diversity, low genetic diversity, while climax communities are characterized by high species diversity, high habitat diversity and genetic diversity. बिकॉज क्योंकि पायनियर कम्युनिटी में मोर और लेस क्या एक प्रकार की या कुछ फ्यू प्रकार की ही स्पीसीज पाई जाएगी, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज नहीं होती. तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं है, जैव विविधता आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी. इसी प्रकार से हैबिटेट डाइवर्सिटी भी नहीं मिलेगी. मान लिया कि अगर चट्टान है तो सारी की सारी अगर बेयर रॉक्स है तो पूरा पूरा एनवायरनमेंट के अंदर पूरी उस जगह पर बेयर रॉक्स है, तो दिस इज सिंपल सिंगल टाइप ऑफ हैबिटेट. पर जब वो धीरे धीरे वो बेयर रॉक वाला एनवायरनमेंट जब एक फॉरेस्ट वाले एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होता है, तो कहीं पर सूखी घास मिलेगी, कहीं पर पानी मिलेगा, कहीं पर दलदली ज़मीन मिलेगी, तो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स क्रिएट होते हैं. सो टुगेदर विद कम्युनिटी के कम्युनिटीज़ के अंदर तो चेंजेस होता ही है, साथ साथ जो नॉन लिविंग सिस्टम है, जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कम्युनिटी सक्सेशन. This is again a comparative study at the start of succession and at the end of succession. Once again, you can here some important parameters are being taken. जैसे कि हम बात करें तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो स्टार्ट ऑफ द सक्सेशन मीन्स पायनियर स्टेजेस के अंदर कम होता है, जबकि एंड ऑफ द सक्सेशन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा, बायोमास बहुत अधिक होगा. तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो बायोमास इंक्रीज होगा. सबसे कम बायोमास आपको इनिशियल स्टेट में मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द सक्सेशन. अगर हम बात करें अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी स्टार्ट ऑफ द सक्सेशन कम थी, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं है. जबकि जैसे जैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बढ़ेगी, सक्सेशन आगे बढ़ेगा, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बढ़ेगी और अल्टीमेटली फाइनल स्टेजेस में आते आते न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी. न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन यहाँ पुअर है, वहाँ एंड ऑफ द सक्सेशन में अधिक मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस. अमाउंट ऑफ डेट्रिटस स्मॉल है, और उस समय एंड ऑफ द सक्सेशन में ज़्यादा. डेट्रिटस मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने वाला होते हैं, और मोस्टली डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही फीड करते हैं. तो यू विल फाउंड मोर डीकम्पोजर्स एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, एंड दैट्स वाई it is the main reason behind the nutrient recycling, the efficient nutrient recycling, because they are more dominated by there are more detritus or decomposers are found in at the end of the succession. निशेस, जबकि हम बात करें निशे, इकोलॉजिकल निशे की बात करें तो बहुत ही कम होंगे इन निशे, और जो है स्पेशलाइजेशन बहुत ही जो होता है फ्यू हैं, और पर बड़े नीचे होंगे. दे आर बॉर्डर नीचेज, दे आर मोर बॉर्डर नीचेज एट द स्टार्ट ऑफ द सक्सेशन, बट देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ नीचेज फाउंड एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, बट द रेंज ऑफ द नीचे विल बी स्मॉल, है ना. द नीचे विल बी मोर नैरोअर, क्योंकि नैरोअर इसलिए क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ गई. स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, नीचे नैरोअर हो जाएंगे. हालांकि डिफरेंट टाइप के नीचेज मिलेंगे एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, क्योंकि बहुत ही फ्यू कम टाइप के डिफरेंट टाइप, बहुत ही कम टाइप के निशेज आपको एट द स्टार्ट ऑफ सक्सेशन मिलेंगे, बट वो वाइडर होंगे, है ना, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी लो रहती है. साइज ऑफ द कोलोनाइजर्स वहाँ पर स्मॉल होती है, वहाँ पर एंड में लार्ज मिलेगी. लाइफ साइकिल काफ़ी सिंपल मिलेगी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगी एट द एंड ऑफ द सक्सेशन. ग्रोथ पैटर्न जैसे बताया था, लाइफ वो आर स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, डोमिनेट करेंगे इनिशियल स्टेजेस के अंदर सक्सेशन में, जबकि एट द एंड द के स्ट्रेटेजिस्ट डोमिनेट करेंगे. अगर डाइवर्सिटी की बात करेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी लो रहती है पायनियर स्टेजेस के अंदर, तो जैसे सक्सेशन बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी. स्टेबिलिटी भी कम है तो वो अधिक की तरफ जाएगी. प्रोडक्टिविटी लो होती है. प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स द ग्रॉस प्रोडक्शन, कितना ऑर्गेनिक मैटर वो सिस्टम बना रहा है, वहाँ का जो बायोटिक कंपोनेंट है उस जगह का कितना न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो रिलेटिवली लो रहेगी, जबकि वो रिलेटिवली हाई रहेगी
एट द एंड ऑफ द सक्सेशन, बिकॉज क्योंकि एट द एंड ऑफ द सक्सेशन जो प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेट भी करेंगे साथ साथ, और वो प्रोडक्टिविटी उनका जो फोटोसिंथेसिस कारण क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. pH is high and at the start of succession, pH is low at the end of the succession. Bad acidity, as mentioned, it is low at the start of a succession and it is high at the end of the succession. And P by R ratio, that is photosynthesis to respiration ratio, is never equal to 1 at the start of the succession, while P by R ratio is always, or we can say almost near equal to 1 at the end of succession. P by R रेशियो मीन्स या तो P by R रेशियो एक से अधिक होगा तो मतलब ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन होगा, और अगर P by R रेशियो एक से कम है तो वो एक तरह से हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन होगा. और जो P by R रेशियो मीन्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेशियो लगभग ऑलमोस्ट एक होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन में जब क्लाइमेक्स सिमेट्री आती है वो लगभग बराबर रहता है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास, जिसमें हमने देखा है कुछ सक्सेशन की, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जैसे कि हाइड्रोजीरी क्या होता है, लिथोसीरी क्या होता है, और साथ में हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है डिफरेंट फीचर्स को लेते हुए कि किस तरीके से पायनियर स्टेजेस और क्लाइमेक्स स्टेजेस के अंदर अंतर आता है, और सक्सेशन जब चालू होता है, सक्सेशन जब आगे बढ़ता है तो किस प्रकार के चेंजेस कम्युनिटी के डिफरेंट करेक्टर्स में आते हैं, और साथ साथ एनवायरनमेंट में भी क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो सक्सेशन में ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट के कारण एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण सक्सेशन हो रहा है. एक्चुअली जब सक्सेशन होता है तो कम्युनिटी के जो एनवायरनमेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण ही एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है. कम्युनिटी अपने इस कारण से अपने रिप्लेसमेंट के लिए खुद जिम्मेदार भी होती है, खास करके ऑटोजेनिक सक्सेशन के अंदर. सो आई होप that today you had understand the very basics of succession. So this is our last class of community ecology. From the next class I will start ecosystem ecology.